Hello everyone, this is Advocate Ravi Naushad, and this is our second video related to the Indian Polity Lecture Series by M. Lakshmikant. तो आइए लेट्स बिगिन टुडे। सबसे पहले आज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन द लास्ट क्लास वी हैव कवर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंपनी रूल था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर हमने शुरू किया था उस दिन प्रीवियस क्लास में, और मैंने पहला पार्ट आपको, ये जो आपका पहला पार्ट है दिस वन कंपनी रूल कराया था। आज हम क्राउन रूल की ओर बढ़ रहे हैं, क्राउन रूल हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्राउन रूल करते ही जो है हमारा पूरा ये पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट टू वी विल स्टार्ट नाउ ग्राउंड रूल। ठीक है, और इसके साथ में जो है मैं आपको तीन क्वेश्चंस भी दूंगा और आपको उसमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। वो पढ़े हुए क्वेश्चंस हैं और तीनों के तीन यूपीएससी ने पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। देखिएगा आपको कितना इजी लगेगा, ये पढ़ने के बाद आप कितने इजीली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। इससे आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको भी और मुझे भी समझ में आएगा कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो कितने ध्यान से मेरे साथ लक्ष्मीकांत कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्राउन रूल की जब बात करें तो क्यों ये क्राउन रूल क्यों आया? बिकॉज जब 1857 में जब आपका रिवॉल्ट सिपॉय म्यूटिनी होता है, जब जिसको आप नेशनल वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस जो है, पहला वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस बोलते हैं जिसको, जब ये होता है तो अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि यार अब यहाँ पे इन लोगों के ऊपर शासन करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले तक तो कंपनी थी, तो अब हुआ कि नहीं, अब पूरी तरीके से यहाँ पे क्राउन रूल मतलब रानी का शासन लाना ही होगा। और उसके बाद से क्राउन रूल की घोषणा कर दी जाती है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आप 1858 देख रहे हैं इसके रूप में पहला एक्ट जो है इसके बाद आता है क्राउन रूल के अंदर। अब इस एक्ट में कुछ क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और बहुत ध्यान से वीडियो सुनिएगा, और अगर स्क्रीन में देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से करिएगा। हम लोग पढ़ाते हुए चलेंगे, आपको चीजों को इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताता हुआ मैं आपको चलूंगा। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। वैसे तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर है, ये थोड़ा स्टैटिक है, रटने वाला है, और ये पहला चैप्टर है। तो बहुत लोग कुछ बोर भी हो रहे हैं, अरे यार ये बड़ा मतलब बोरिंग सा है लक्ष्मीकांत। नहीं, शुरुआत बोरिंग है। मैं आपको प्रेसिडेंट से शुरू करने वाला था, लेकिन प्रेसिडेंट फर्स्ट चैप्टर नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो जो बच्चे नए हैं वो फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं, इसलिए मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपको शुरू किया। बहुत ज्यादा भी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत भी है इस चैप्टर का। हाँ, ये तो शुरू करते हैं। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में बात करते हैं। तो जब ये एक्ट आता है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स जल्दी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, कह रहा है कि चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वाइस राय ऑफ इंडिया। तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, ठीक है, तो अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया गया? उसका डेजिग्नेशन हटा करके वाइस राय ऑफ इंडिया बना दिया गया। अभी अभी 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इसी पे कि ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये कब बनाया गया था। बहरहाल ये हम आगे अभी आपसे क्वेश्चन आपको देने वाले हैं इसमें। चलिए, तो वाइस राय ऑफ इंडिया बनाया गया, और सबसे पहला वाइस राय कौन होगा? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगर है कि हु वाज द फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट वाइस राय कौन है? लॉर्ड कैनिंग बनाए गए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, इंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। यहाँ पे डबल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है हटा दिया गया। अब डबल गवर्नमेंट हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है। तो भैया ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक मैंने बताया था कि जो कि आपको अदर देन कंपनी के अफेयर्स, जो जो सिविल पॉलिटिकल अफेयर्स वगैरह जो देख रहा था, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के अफेयर्स थे उसको देख रहा था। तो इसको सिस्टम को डबल गवर्नमेंट को हटा दिया गया। चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि बाय विच एक्ट दिस सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब आइए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना दिया गया। तो दो चीजें देख रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंट, पहला तो वाइस राय बनाया गया, और दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया। ठीक है, 1858 के थ्रू, और इसको कंप्लीट अथॉरिटी दे दी गई, कंट्रोल दे दिया गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, वो कहीं ना कहीं आगे लिखा हुआ होगा कि ये जो वाइस राय था ना, रियल कंट्रोल। अब जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, अगर कोई यूनिवर्सिटी में आपने कभी कॉलेज में पढ़ाई की होगी,
तो आप अक्सर फॉर एग्जांपल के दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो वहां पे एक वाइस चांसलर होते हैं और एक चांसलर। हर कोई वाइस चांसलर को जानता है, लेकिन चांसलर को बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों? भले मेन पावरफुल आदमी तो यही है, चांसलर, लेकिन एक तरह से मान लीजिए कि ये तो डिज्यूरे हेड हो गया, मतलब उतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में इसका हाथ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में हाथ वाइस चांसलर का होता है। ठीक उसी तरह ये वाइस राय और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है फॉर इंडिया, इस दोनों का है। वाइस राय इंडिया में रह करके और सारे चीजों का एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा हाथ था, लेकिन वो सिर्फ एक सबॉर्डिनेट हुआ करता था। किसका? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, ये जो है इसी का सबॉर्डिनेट है ये वायसराय, जो इंडिया में वायसरायशिप के अंदर सारा रिजिम में काम करेगा। तो ये वी आर वाइसराय जो है ये वाइस चांसलर की तरह है। ऐसे अगर भूलिएगा तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आपको एक लॉजिक समझा दिया। तो जरा इसको रब कर दो यार। अब आइए, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। कहता है कि ये 15 मेंबर का काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करेगा, और ये एक एडवाइजरी बॉडी थी जो एडवाइस करती है। ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसको चेयरमैन बनाया गया था काउंसिल का। आइए, पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल बनाया गया एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया। अब टू स्यू का मतलब क्या होता है? स्यू करने का मतलब होता है किसी के ऊपर केस फाइल कर देना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टू स्यूड। सू करने का मतलब आप किसी के ऊपर केस फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल बनाया गया था, जो कि उस वो बॉडी ऐसा बॉडी था जो कि किसी को सू कर भी सकता था, मतलब केस फाइल भी कर सकता था, और उसके ऊपर भी कोई भी सू कर सकता था। ठीक है, इंग्लैंड में। तो ये सू का मतलब ये है, मैंने आपको समझा दिया। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है इसमें से। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको उठाने थे वो ये थे कि ये सबसे मेजर चेंज किया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस राय बना दिया गया, लॉर्ड कैनिंग पहले वाइस राय बनाए गए, और डबल सिस्टम गवर्नमेंट जो है इसको एंड किया गया था। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये आपका। ठीक है, और उसके बाद जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था, वाइस राय बना दिया गया था, बाकी 15 मेंबर का काउंसिल बनाया गया था। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आ जाते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, अब मैंने काउंसिल एक्ट के बारे में आपको इनिशियल वीडियो में बताया था कि अलग अलग काउंसिल एक्ट आता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये 1861 में आया, 1892 में, 1909। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 देखने वाले हैं। अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आइए जरा उस पर गौर करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पे वायसराय जो है ना, इसको बोला गया कि आप कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। तो यहां से हम लोगों को क्या समझ में आता है कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है ना, यहाँ पे इंडियंस को भी अब जगह देने लग गया है। किस एक्ट के द्वारा? 1861 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो जब क्राउन रूल आया, 1861 का अब एक्ट आ गया है, इसके थ्रू हम लोग क्या, काउंसिल एक्ट है, याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट। तो हालांकि काउंसिल एक्ट है, मतलब 1861 का एक्ट है, इतना आप ध्यान रखिएगा तब भी काफी चलेगा, क्योंकि वहां पे ऐसे बिल्कुल नहीं आपसे पूछेगा कि 1861 में जो है ये इंडियन काउंसिल एक्ट है या फिर ये कोई रेगुलेटिंग एक्ट है। बहुत कम चांसेस है कि इस तरह का कुछ एब्सर्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अब आइए, हमको यहाँ पे क्या समझना है कि इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया जाने लग गया। वाइस राय जो है नॉमिनेट कर सकता था इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, और यहाँ पे 1862 में ठीक एक साल के बाद लॉर्ड कैनिंग, देखिए लॉर्ड कैनिंग अभी देख रहे हैं हम लोग, पहला वाइस राय बना है। उसने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया। कौन कौन थे? एक राजा ऑफ बनारस था, एक महाराजा ऑफ पटियाला थे, और श्री दिनकर राव। 3 आदमी को नॉमिनेट कर दिया गया। नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये हाँ ध्यान रखिएगा, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, दिनकर राव को नॉमिनेट किया था वाइस राय ने। आइए, दूसरा क्या कहता है कि प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन जो था, इसको आपको बॉम्बे और मद्रास के पास जो लेजिस्लेटिव पावर था ना, इसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया। अब देखिए, एक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो ये आपका बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है, इसको सबॉर्डिनेट बना दिया गया था बंगाल के। अब ये बंगाल के सबॉर्डिनेट बना दिया गया था, किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसको किसको याद है, किसको नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
फिर यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ के देख रहे हैं कि नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लिए और पंजाब के लिए। ठीक है, आइए। और अलग अलग ईयर में था, वो ईयर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हाँ, ये याद रखिएगा कि बंगाल पहले बना था, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और फिर बाद में पंजाब हुआ था। ईयर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। अब यहाँ पे क्या था कि लॉर्ड कैनिंग जो है, अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम से एक बात है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा है इससे पहले। क्या पूछा था कि बाय विच एक्ट दिस पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब इसमें होता क्या था कि एक मेंबर जो होगा वायसराय काउंसिल का, उसको इंचार्ज बना दिया जाएगा गवर्नमेंट के एक या उससे ज्यादा डिपार्टमेंट का, और जो कि कोई भी फाइनल ऑर्डर जो है इशू कर सकता था काउंसिल के बिहाफ में, अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ में। तो यही पोर्टफोलियो सिस्टम बना दिया गया, समझ गया, कि जो वायसराय का काउंसिल है उसी के किसी मेंबर को इंचार्ज बना दिया जाएगा, कोई एक डिपार्टमेंट का, या हो सकता है दो तीन अलग अलग डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया जाए, और वो जो है वो खुद ही फाइनल ऑर्डर वगैरह इशू कर सकता है काउंसिल के बिहाफ में। तो इसी को पोर्टफोलियो सिस्टम कहते थे। आई होप आपको पोर्टफोलियो सिस्टम समझ में आ गया होगा। 1861 एक्ट के अंदर इसको लाया गया था। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि इट empowered द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंसेस। ये वाइसराय को ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए भी इंपावर करता है, विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के बिना कंकरेंस के, मतलब उसके बिना रजामंदी के। अब ये ऑर्डिनेंस होता क्या है सर? अब अगर मैं आपको प्रेसिडेंट पहले पढ़ा चुका होता तो शायद आप लोगों को मालूम होता कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। चलो, जिसको जिसको पता है वो जल्दी से बताओ कि प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है किस आर्टिकल में मेंशन है। जिसको नहीं पता उसको बता देता हूँ, 123 में है। और गवर्नर का भी बताओ, जिसको पाउस करके कमेंट करो, और जिसको नहीं पता उसको बता देते हैं, 213 में है। अब ये ऑर्डिनेंस होता क्या है? जब सदन सेशन में ना हो, जैसे पार्लियामेंट का हाउस सेशन में नहीं होता है, तो जिस तरह से प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू करता है, मतलब लॉ लाता है। ऑर्डिनेंस इज लॉ मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो वही लॉ मेकिंग पावर वायसराय को भी दे दिया गया था कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंकरेंस नहीं भी है इमरजेंसी के दौरान, तब भी वायसराय एक लॉ बना सकता है। ऑर्डिनेंस, उसी को लॉ कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, वेरी गुड। चलिए, अब ये लाइफ जो है उस ऑर्डिनेंस का 6 मंथ होता है। अब जिसके पास नॉलेज होगा कि जो प्रेसिडेंट का हम लोग देख रहे थे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, इसका भी 6 मंथ होता है, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ 6 वीक होता है। ठीक है, ये सब अभी आगे पढ़ेंगे, इसे डोंट वरी, वो हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। आइए, इस तरह से हमने 1861 का एक्ट देखा, फिर 1892 का एक्ट देख लेते हैं। 1892 के एक्ट में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वगैरह थे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यहाँ पे उनका नंबर बढ़ा दिया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है, कि जो पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट, ये आपको दे दिया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल को, कि अब वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी एड्रेस कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, पहले बजट तक को डिस्कस करने का राइट नहीं था लेजिस्लेटिव काउंसिल को, समझ रहे हैं? इट वॉज मेयर अ पपेट, इट वॉज मेयरली अ पपेट। और इसको अब 1892, तो ये क्वेश्चन आपसे बन गया कि बाय विच एक्ट पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट वॉज गिवन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये एक्ट का नाम होगा 1892 का काउंसिल एक्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन गया। और यहाँ पे अब आपसे क्वेश्चन बोल देगा, जैसे क्वेश्चन क्या देगा यूपीएससी, क्या देगा क्वेश्चन आपसे, ऐसे करके पूछेगा कि एक लिख देगा ऊपर में, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। बोल रहा है कौन इसमें से गलत है, मतलब कौन सही नहीं है। अब उसमें स्टेटमेंट दे देगा, एक पहला स्टेटमेंट दे देगा कि पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एज वेल एज टू वोट ऑन दैट बजट वॉज गिवन। ठीक है, स्टेटमेंट 2, क्वेश्चंस कैन बी एड्रेस टू द एग्जीक्यूटिव। दो स्टेटमेंट। अब बताइए दोनों में सही कौन है और गलत कौन है? क्या दोनों सही है, या एक ही सही है, या फिर दो बी सही है, ए गलत है? तो यहाँ पे ए गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा क्वेश्चन में कि पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एज वेल एज टू वोट ऑन दैट बजट। तो ऐसे ही क्वेश्चन फंसा देगा वो आपको कि वोट करने का भी राइट दे दिया गया था। नहीं, सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं बजट पे, कोई वोट नहीं दे सकते थे ये 1892 के एक्ट में।
आइए उसके बाद आगे थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में ये आपसे क्या कहता है कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइस राय के द्वारा जो है नोमिनेट किया जाने लगा। ठीक है। और रिकमेंडेशन किसका किसका होगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और उसी तरीके से जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जैसे अभी ये स्टेट होता है ना, बिहार यूपी, उस तरह से पहले प्रोविंस होता था। और पूरा यूपी यूपी भी एक प्रोविंस था, लेकिन वो यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। स्टेट को ही दरअसल मान लीजिए आप कि वो प्रोविंस कह रहे हैं। फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी पावर दिया गया गवर्नर के द्वारा कि वो भी जो है नॉमिनेट कर सकते हैं कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपालिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार और चैम्बर। ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर यूज ऑफ इलेक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाने लग गया। किसको फिल करने के लिए, नॉन ऑफिशियल सीट्स को फिलअप करने के लिए, सेंटर में भी और प्रोविंस में भी। ठीक है। अब देखो आपको क्या यहाँ पे हमने पढ़ाया थर्ड पॉइंट में कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी नॉमिनेट किया जाने लग गया, सेंटर में भी और प्रोविंस में भी। ठीक है। सेंटर में क्या गया, वाइस राय के द्वारा, रिकमेंडेशन किसका, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। अगर हम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन नॉमिनेट करेगा, गवर्नर, किसके रिकमेंडेशन पर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपालिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार, चैम्बर। तो यहाँ पे आप यहाँ पे स्टेटमेंट बन जाता है कि द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट। क्वेश्चन बन गया आपका, तो आंसर क्या होगा, 1892 का एक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नॉन ऑफिशियल सीट्स को फिलअप किया जा रहा था, वो सब हमने बता दिया। हाउएवर द वर्ड इलेक्शन वाज हाउएवर नॉट यूज्ड इन द एक्ट। मुझे जहां तक एज फार एज मेरा दिमाग ये कह रहा है कि ये यूपीएससी ने पहले पूछा है कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन कब इंट्रोड्यूस किया गया था। 1892 इज द करेक्ट आंसर। आइए अब आगे आते हैं सीधे नेक्स्ट पॉइंट पे। 1909 का एक्ट आ गया। हमने 1858 का एक्ट अभी देखा क्राउन रूल आते ही, 1861 देखा मैंने काउंसिल एक्ट आपको पढ़ाया, 1892 का काउंसिल एक्ट पढ़ा दिया। अब आइए 1909 का काउंसिल एक्ट देखते हैं, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। यूपीएससी ने लास्ट 11 साल में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे हैं इस 1909 से। ठीक है। हालांकि ये पता है थोड़ा सा हिस्ट्री का भी ये टॉपिक हो जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो हिस्ट्री जब हम आपको पढ़ाएंगे, अगर स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें दोबारा तो जरूर बताएंगे ही। ठीक है। उसमें भी ये सब सारी चीजें आएंगी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। तो ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट को। तो पहला क्वेश्चन बन गया, विच काउंसिल एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो 1909 का है मॉर्ले मिंटो। मॉर्ले जो थे, लॉर्ड मॉर्ले, वो सेक्रेटरी फॉर इंडिया थे, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो वाइस राय ऑफ इंडिया थे। ठीक है। अब आइए जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो देखते हैं। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज कर दिया गया सेंट्रल और प्रोविंस में। ठीक। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बात करें तो 16 से 60 तक कर दिया गया, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में यूनिफॉर्म नहीं था कि कितना रहेगा। अब इतना ज्यादा फैक्चुअल आपको रटने का जरूरत नहीं है कि 16 से 60 कर दिया गया कि 16 से 80 कर दिया गया। ठीक है। यूपीएससी डज नॉट एक्सपेक्ट that you read or you learn this is such minimal fact, एकदम इतना माइक्रो करके 16 से 60 किया गया कि 70 किया गया। हाँ, स्टेट पीसीएस वाले आप ध्यान रखिएगा, 16 से 60 किया गया था, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। हाँ, लॉ एंट्रेंस वाले आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए। ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट, ऑफिशियल मेजोरिटी रिटेन किया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बोला गया कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रह सकता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पे जो डिलिबरेटिव फंक्शन था लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। मतलब क्या बढ़ाया गया, अभी हमने देखा कि लास्ट में 1892 के एक्ट में क्या देखा था कि यहाँ पे वो बजट जो है डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया ना, थोड़ा सा उसको बढ़ा के पावर को, और बोला गया कि आप लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और बजट के ऊपर भी रिजोल्यूशन ला सकते हैं। अभी 1892 में क्या देखा कि बजट को बस डिस्कस कर सकते थे और क्वेश्चन ला सकते थे, लेकिन यहाँ पे अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया और फिर आंसर करेगा जब मेंबर उसका, ठीक है, हाउस में, तो उसके बाद सप्लीमेंट्री दोबारा से भी क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है, काउंटर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, दैट इज नोन एज सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। और रिजोल्यूशन भी लाया जा सकता है बजट के ऊपर। ठीक है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई लॉ लाया जा सकता है उसके ऊपर। ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं, फोर्थ पॉइंट के ऊपर देखते हैं क्या कह रहा है कि पहली बार
इंडियंस का एसोसिएशन किया गया विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय एंड गवर्नर। जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा और जो गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा। अभी तक देख रहे थे कि उधर लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही आपको हिस्सेदारी थोड़ा बहुत दे दिया जा रहा था, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट किया गया। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वायसराय और गवर्नर दोनों में इंडियंस का भी एसोसिएशन किया गया। और पहले पर्सन थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करते हैं एज अ लॉ मेंबर। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है, he was the first Indian to join the Viceroy Executive Council। तो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को कब से जगह दिया जाने लग गया, 1909 के एक्ट से। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा याद रखिएगा, ये एक ब्यूरोक्रेट भी, एग्जामिनेशन भी उन्होंने निकाला था। ठीक है, आइए सिविल सर्विसेज का उस समय। आइए आगे बढ़ते हैं। और वो सिन्हा अलग है टैगोर से, जो टैगोर आई गेस 1863 वगैरह के करीब में जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया था, वो अलग है। एंड दिस सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इज डिफरेंट। ठीक है, आइए पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। ये क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है, और स्टेट पीसीएस में भी ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका होगा, ना जाने लॉ एंट्रेंस में कितनी बार पूछा जा चुका होगा कि बाय विच एक्ट दिस सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स वाज इंट्रोड्यूस। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, किस एक्ट के द्वारा। तो यहाँ पे आपके लिए आंसर क्या हो जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया मुस्लिम्स के लिए 1909 से, इसलिए इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। मतलब मोर्ले मिंटो रिफॉर्म को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन जो है, आगाज जो है यहीं से किया गया था, याद रखिएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट, अब सेपरेट इलेक्टोरेट बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे भाई सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है। देखो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था ना, मतलब कि इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, जहां पे लोग आप इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, उसको वोट दिया जाता है और इलेक्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव को। जब सेपरेट इलेक्टोरेट कर देंगे, इसका मतलब है कि अब सिर्फ मुस्लिम्स, अगर फॉर एग्जांपल एक एरिया में मुस्लिम्स है, तो अब वो रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे। इसी को कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाना। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे भी गांधी जी कितना ज्यादा विरोध करते हैं जब सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी आगे एक्सटेंड कर दिया गया था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट आप लोग समझ गए, सेपरेटली सिर्फ वो पर्टिकुलर रिलीजन जो होगा या जो भी कास्ट के जिनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, सिर्फ वही लोग इलेक्ट करेंगे किसी को। ठीक है, आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो क्या बोला जा रहा है ना, कि मुस्लिम मेंबर्स वेयर इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स, यही बताया मैंने आपको। और कम्युनलिज्म जो है लीगलाइज कर दिया लॉर्ड मिंटो ने, इसीलिए अब क्वेश्चन आएगा हु इज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, द आंसर इज लॉर्ड मिंटो। ठीक है, और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार। इन लोगों को भी जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अब 1919 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 19 और 1935 यूपीएससी ने मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे हैं अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, तो इस दोनों एक्ट से पूछे हैं। और आज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट माना जाता है यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आइए देखते हैं। सबसे पहली बार कभी 1917 में जो अगस्त डिक्लेरेशन आया था, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया पहली बार कि उसका ऑब्जेक्टिव है ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो क्या कहा कि हम लोग धीरे धीरे जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में लाएंगे। ये पहली बार कब लाया गया था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था। तो ये 1919 का एक्ट है, 1917 में किया गया था। ठीक है, 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, और उसको इनेक्ट किया गया 1919 के एक्ट को, जो कि 1921 में इनफोर्स में आ जाता है, जिसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। देखो अब बोलोगे यार ये बड़ा सब एम वाला नाम है, 1909 को मोर्ले मिंटो बोल रहे थे, इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये मॉन्टेग जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वायसराय थे। अब आपको ये चीज आपको ध्यान रखना है, मॉर्ले मिंटो और मॉन्टेग चेम्सफोर्ड दोनों में छोटा नाम कौन है, मॉर्ले मिंटो या मॉर्ले चेम्सफोर्ड।
मॉर्ले मिंटो, मिंटो थोड़ा 4 ही वर्ड में खत्म हो जाता है। तो आपको बस ऐसे ही याद करने के लिए मैंने बताया कि मॉर्ले मिंटो बोलते हैं 1909 के एक्ट को, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और मॉर्ले मॉन्टेग चेमफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं 1919 के एक्ट को। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से मैंने याद करने के लिए बता दिया। अब आइए इसके फीचर्स क्या क्या है, जरा हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किया क्या गया कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो लोग भी अब क्या कर सकते थे, अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकते थे। सेंट्रल बनाएगा अपने ऊपर और प्रोविंस बनाएगा अपने प्रोविंस के लिए। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों का एक तरह से सेपरेट आप समझ लीजिए कि वो कर दिया गया। मतलब सेंट्रल का अब लेस कंट्रोल रहेगा प्रोविंस के ऊपर, प्रोविंस को भी सेपरेट राइट दे दिया गया लॉ बनाने का। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट तो सेंट्रलाइज ही थी और यूनिटरी ही थी, लेकिन प्रोविंस को भी राइट दे दिया गया था कि आप भी जो है लॉ बना सकते हैं। ठीक है, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में बांटा गया, एक बनाया गया ट्रांसफर्ड, एक बनाया गया रिजर्व। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स था उसको कौन एडमिनिस्टर करता, गवर्नर, और विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, और जो आपका लेजिस्लेटिव क्या कहते हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स था उसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा, गवर्नर, जो कि अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सपोर्ट से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, बताते हैं। देखो हुआ क्या ना, ये 1919 के एक्ट के द्वारा के प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो था, मतलब जो स्टेट के सब्जेक्ट्स थे, अब इसको दो भाग में, सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, अब फॉर एग्जांपल इरिगेशन इज वन ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे कि पुलिस, इट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। कुछ मान लेते हैं, कुछ पेंशन सिस्टम एक तरह से अलग हो गया, बाइफरकेट कर दिया तो एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं बस मैं आपको, ये सब सब्जेक्ट्स हुए। तो हुआ क्या ना कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को, एक ट्रांसफर्ड डाला गया, एक बोला गया रिजर्व। बोला जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होंगे ना वो गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेकर के, वो ट्रांसफर सब्जेक्ट। एक तरह से समझिए कि ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है ये वीक था और रिजर्व सब्जेक्ट स्ट्रांग था। इसीलिए जो मिनिस्टर्स वगैरह तो इंडियंस भी थे वहां पे, है ना। तो इसीलिए ये चीज दे दिया गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट इनके हाथ में और रिजर्व सब्जेक्ट ये सारा जो है ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपने हाथ में रखे हुआ था, गवर्नर। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, अब जैसे कि बोला गया कि भाई अब वहां पे सारा पुलिस का सिस्टम अगर हमको देखना हो, इनफैक्ट इरिगेशन भी जो है ये भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम लोग हिस्ट्री में करेंगे, तो ये भी रिजर्व सब्जेक्ट में ही रखा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। इस डुअल सिस्टम को क्या बोलते हैं, डायरकी। अब क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में ये पूछा है कि डायरकी इन प्रोविंस वाज इंट्रोड्यूस बाय विच एक्ट। डायरकी कब इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो डायरकी कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। ठीक, अब डायरकी क्या है सर, अब यहाँ पे फिर से सवाल उठ गया। तो डायरकी अभी मैंने आपको बताया ना कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर, दिस इज डायरकी। ठीक है, डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस हो गया कि रिजर्व सब्जेक्ट को जो है गवर्नर रूल करेगा किन लोगों के साथ, अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड से, और ट्रांसफर सब्जेक्ट करेगा गवर्नर एडमिनिस्टर अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के हेड से। ठीक है, आ गया समझ में आप लोग, डायरकी को डबल रूल भी कहते हैं। ठीक, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा था, ये सक्सेसफुल नहीं रह पाया था। बाई कैमरलिज्म भी पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था और डायरेक्ट इलेक्शन भी पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा था ना कि 1919 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग को आता ही नहीं होगा कि भाई ये बाइकैमरलिज्म क्या है। अरे बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है, जैसे ये पार्लियामेंट है इंडिया का, एक तरफ में लोकसभा है, एक तरफ में राज्यसभा है, दिस इज बाइकैमरलिज्म। ठीक है, दो दो हाउसेज हैं, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। ये लिया गया था यूके से, वैसे तो लिया गया था, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन ऑफन इन मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस you will cross through this question, that bicameralism was introduced in India by which country। ठीक है, it has been taken from which country। तो सोर्स इसका बाइकैमरलिज्म का है यूके। तो बाइकैमरलिज्म को भी पहली बार इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और डायरेक्ट इलेक्शन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। चलो कमेंट कर बॉक्स में करके जल्दी से मुझे बताओ कि इनडायरेक्ट इलेक्शन किस एक्ट के थ्रू जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। मैंने आपको अभी बताया भी है थोड़ी देर पहले, अभी पढ़ाया। ठीक है, तो बाइकैमरलिज्म लाया गया और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है
उसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, जहां पे एक अपर हाउस था जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत ज्यादा कुछ मतलब ये यूनिक चीज नहीं, क्योंकि अभी भी आप लोग देख रहे हैं काउंसिल ऑफ जो स्टेट है हमारा इंडिया में उसको अभी भी अपर हाउस बोलते हैं, और जो लेजिस्लेटिव है ये क्या कहते हैं जो लोअर बॉडी है वो है लोकसभा। ठीक है, और मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो थे दोनों हाउसेस के वो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जाते। तो यहाँ पे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। अभी यहाँ पे दो तीन और इसके पॉइंट्स है, आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अब बोला गया कि छह में से जो तीन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स होंगे उसको इंडियंस रखा जाएगा, इंडियंस को रखा जाएगा। मतलब कि वाइसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ना इसमें थोड़ा इंडियंस को पैरिटी दे दिया गया, मतलब थीम जो है छह में इंडियंस रख दिया गया। फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो प्रिंसिपल है उसको एक्सटेंड करके सेपरेट इलेक्टरेट अब सिख को भी दे दिया गया, क्रिश्चियन को भी दिया गया, यूरोपियन को भी दिया गया, एंग्लो इंडियन को भी दे दिया गया। तो पहले हमने देखा 1909 के एक्ट में ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ मुस्लिम्स को दिया गया, लेकिन 1919 में देख रहे हैं कि वही सेपरेट इलेक्टोरेट अब सिख को भी मिल रहा है, क्रिश्चियंस को भी मिल रहा है, एंग्लो इंडियंस को भी, यूरोपियंस को भी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर स्टेटमेंट एक दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि एक स्टेटमेंट उठा के अगर सिंपली दे दिया जाता है कि बाय द एक्ट ऑफ 1919 दिस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंडेड टू सिक्स क्रिश्चियंस एज वेल एज यूरोपियंस। बहुत लोग सोचेंगे यार यूरोपियंस को कैसे दे सकता है, नहीं देगा यूरोपियंस, और उस स्टेटमेंट को गलत कर देंगे, आंसर हो जाएगा गलत। तो ध्यान रखिएगा यूरोपियंस को भी यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, मतलब जहां जहां पे यूरोपियन मेंबर्स खड़े होंगे इलेक्शन में सिर्फ यूरोपियन चूज करेंगे। ठीक है, असल में ये सेपरेट इलेक्टोरेट लाया ही था इसने फूट डालो शासन करो के चक्कर में। ठीक है, और इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया जिसको बोलते हैं हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, जो कि लंदन में स्थापित किया गया, और कुछ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के कुछ पावर्स जो है उनको ट्रांसफर कर दिए गए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बाय दिस एक्ट ऑफ 1919 ये हाई कमिश्नर ऑफिस फॉर इंडिया का ऑफिस जो है क्रिएट किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी एग्जामिनेशन की तो तैयारी भी कर रहे हैं आप लोग। तो ये एस्टेब्लिशमेंट किया गया पब्लिक सर्विस कमीशन का 1926 में जो है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित किया गया सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। भी आगे आप लोग देखेंगे प्रोविंस में भी आ जाएगा। अभी 1926 में क्या किया गया है, सिर्फ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित किया गया है, और पहली बार जो है फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट को सेपरेट कर दिया गया। पहले क्या था कि सेंट्रल बजट होता था और उसी बजट के थ्रू सारा एलोकेशन वगैरह किया जाता था, लेकिन यहाँ पे प्रोविंस अब जो जैसे कि यूपी प्रोविंस है, ठीक है, तो यूनाइटेड प्रोविंस है, सेंट्रल प्रोविंस है, तो अब बोला गया कि इन लोगों का बजट को अलग कर दिया गया, और बोला गया कि जो आप लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं आप लोग भी अपना बजट अब इनेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी गई, उनको पावर दिया गया प्रोविंस को। ठीक है, और इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू रिपोर्ट, जिसको साइमन कमीशन बोलते हैं। स्टैट्यूटरी कमीशन जो है उसको अपॉइंट किया गया, बोला गया 10 साल के बाद आपको आना है और बनाना है, बताना है कि ये 1919 का एक्ट जो है ये कैसा वर्क किया, इसीलिए स्टैट्यूटरी कमीशन को स्थापित किया गया, जिसको साइमन कमीशन जानते हैं आप लोग। यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है साइमन कमीशन, यूपीएससी ले दे करके क्वेश्चन उठा करके पूछ देती है साइमन कमीशन पे। ठीक है, तो साइमन कमीशन इंडिया में आता है, बहुत विरोध भी होता है, साइमन वापस जाओ, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1927 में होता क्या है। नवंबर में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ये 7 मेंबर्स का बॉडी था, एक स्टैट्यूटरी कमीशन था 7 मेंबर्स का, और सन जॉन साइमन जो है इसके चेयरमैन हो रहे थे। ठीक, और इसमें कंट्रोवर्शियल चीज ये थी, नहीं ये थी ना कि इसमें सारे के सारे गोरे लोग ही थे, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। अब 1919 के एक्ट को एग्जामिन करना था कि कैसा चला, कैसा वर्क किया। अब सारा एग्जामिनेशन करने का काम तो ब्रिटिशर्स को ही दे दिया गया, इंडियंस को कुछ दिया ही नहीं, दिया कुछ दिया ही नहीं गया। तो भारी विरोध हुआ, पार्टीज ने इसका बहुत विरोध किया। अब बाकी जस्टिस पार्टी वगैरह ने जो है जो सपोर्ट किया था वो सब चीजें हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी उन सब चीजों को हम मैं बार बार नहीं लाना चाहता हूँ। ठीक है, सारा चीज एक बार में नहीं पढ़ेंगे।
तो पार्टीज ने इसका विरोध किया, एकदम जम करके इसका विरोध प्रदर्शन भी चला। जवाहरलाल नेहरू, सॉरी माफी चाहूंगा, ये हमारे श्री लाला लाजपत राय, उनका देहांत भी हो गया था इसी में विरोध प्रदर्शन के दौरान। हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, एडिशनल मैं आपको बता दिया हूँ, क्वेश्चन पूछा जाता है। और हिस्ट्री का टॉपिक है वैसे तो। कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की 1930 में, जिसने क्या क्या रिकमेंडेशन किया। बोला कि डायरकी को आप एबॉलिश करो। डायरकी कहाँ है? हमने देखा 1919 के थ्रू डायरकी लाया गया प्रोविंस में, है ना। बोला उसको खत्म करो, एबॉलिश कर दो। बोला रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाओ ना प्रोविंस में, हटाओ इस डायरकी को। और बोला कि फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स एस्टेब्लिश करो। हाँ, जो कभी हो नहीं। बोला कम्युनल इलेक्टोरेट जो है वो कंटिन्यूड रहेगा, ठीक। और उसके बाद ये प्रोपोजल जो जो रखे गए थे कमीशन का, इन सब प्रोपोजल्स को पास करवाने के चक्कर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कन्वीन किया था। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी, हिस्ट्री का टॉपिक है वैसे, अब मैं ज्यादा डाइव नहीं करूंगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सेकंड में पार्टिसिपेट की, फर्स्ट में क्यों नहीं की, थर्ड में क्यों नहीं की, वो सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना जानिए कि इसी साइमन कमीशन को, फिर प्रपोजल को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कन्वीन किया था, ठीक। रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ब्रिटिश इंडिया से लिया, इंडिया प्रिंसली स्टेट से लिया, ठीक। और उस बेसिस पे उसको बोलते हैं व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिसको प्रिपेयर करके सबमिट कर दिया गया ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और इसी रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट किया गया था कुछ बदलाव के साथ, जो कि बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जाकर के बना। अब आइए, अब हम लोग बढ़ते हैं कम्युनल अवार्ड। ये कम्युनल अवार्ड क्या है जी? कम्युनल अवार्ड क्या है? 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड जो थे, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि माइनॉरिटीज को कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, ठीक है, जिसको कम्युनल अवार्ड बोला जाने लग गया। बोला गया कि अब सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ मुस्लिम्स को, सिख को, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन यूरोपियंस को ही नहीं, बल्कि डिप्रेस्ड क्लास, मतलब डिप्रेस्ड क्लास किसको बोलते हैं? शेड्यूल कास्ट को बोलते हैं। शेड्यूल कास्ट को भी दिया जाएगा। चलो, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वैसे तो हिस्ट्री का है, लेकिन मैं देखता हूं, फिर भी अगर किसी को पता है तो वेरी गुड, कमेंट करके मुझे बताओ कि दिस कम्युनल अवार्ड was introduced ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे एक कम्युनल अवार्ड लाया गया था? देखो, और वो स्टेटमेंट में क्या दे दिया जाएगा? मैकडोनल्ड, रैमसे मैकडोनल्ड कमिटी, है ना, दे देगा चेम्सफोर्ड कमिटी, मॉर्ले कमिटी, मॉर्ले मिंटो कमिटी, एक दे देगा लोथियान कमिटी। द करेक्ट आंसर इज वैसे लोथियान कमिटी, ठीक है, हिस्ट्री का टॉपिक है वैसे ये। देखो, इसीलिए कहता है ना कि जब हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, लेकिन आपको लिंकेज करके पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री से। यही तो तैयारी है इस यूपीएससी की, कि जब आप पढ़ते हैं ना, इंटरलिंकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी पढ़ाई में, ठीक है। आइए, अब हम लोग देखते हैं कि इस कम्युनल अवार्ड के द्वारा डिप्रेस क्लासेस, शेड्यूल कास्ट को भी जो है ये आपको दे दिया गया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब गांधी जी बहुत परेशान हुए और उन्होंने पूरा पुरजोर विरोध किया, और यहाँ पे उन्होंने हंगर स्ट्राइक जो है फास्ट अनटू डेथ रख लिया था यरवड़ा जेल में, ठीक है। जाके बाद जो है उसके बाद अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो है अग्रीमेंट हुआ था, जिसको पूना पैक्ट बोलते हैं। बोला गया कि हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट रहेगा, और रिजर्व सीट जो है आपको रिजर्व डिफेंस क्लास को दे दिया गया, और सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म किया गया। अरे अरे सर, क्या बोले, नहीं समझ में? अब देखो समझाते हैं। हुआ क्या कि जब ये 1930 में ना, ये 1932 में लोथियन कमेटी के रिकमेंडेशन पे कम्युनल अवार्ड डिप्रेस क्लासेस को भी दे दिया गया, मतलब कि अब सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया। फॉर एग्जाम्पल कि हम कोई शेड्यूल कास्ट का मेंबर है, अब वो बंदा आपको इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, तो अब इलेक्शन जो कंटेस्ट करेगा, सिर्फ उसी के जो कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो लोग वोट करेंगे और उसको जिता देंगे, ठीक है। तो इसका जो क्रिटिक थे, इसके लोग ये कह रहे थे कि ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लाया गया, डिप्रेस क्लास को दे दिया गया, तो अब जैसे कोई किसी के यहाँ पहले क्या होता था कि जो छोटे समुदाय के लोग होते थे वो लोग काम करते थे बड़े घरों में। तो अब जो बड़े घरों में किसी राजा के यहाँ है, अब कोई राजा ने क्या किया, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में सेपरेट इलेक्टोरेट ला दिया गया है, तो वो क्या करता था, अपने नौकर को वहां से इलेक्शन कंटेस्ट करा दिया, और वो नौकर तो सीट जीतेगा ही जीतेगा। अब जब जीत गया तो क्या करता था, फिर सारा काम अपने खुद से करता था, उसको बस पपेट बना देता था, है ना।
तो ये इसका डिमेरिट सेपरेट इलेक्टोरेट का बहुत बड़ा था। गांधी जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट का पुरजोर विरोध किया, क्योंकि गांधी जी समझ गए थे कि भाई ये ब्रिटिशर जो है, ये कास्ट में भी सबको एकदम फूट डाल रहा है, रिलीजन में तो डाल ही रहा है, तो इस तरह से ये सिस्टम चला रहा है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और गांधी जी ने अंबेडकर को भी मना लिया, और ये पूना पैक्ट हुआ अंबेडकर और गांधी के बीच में। गांधी जी, एक्चुअली गांधी जी को रिप्रेजेंट किया था, जहां तक मुझे याद है, मदन मोहन मालवीय ने रिप्रेजेंट किया था इसमें पूना पैक्ट में। उनके बिहाफ में जाकर के एग्रीमेंट किया था अंबेडकर से, और सेपरेट इलेक्टोरेट हटा दिया गया, और रिजर्व सीट दे दिया गया था डिप्रेस क्लासेस को, बढ़ा दिया गया था रिजर्व सीटें। आई गेस 71 से 147 कुछ कर दिया गया था। फिर ये हिस्ट्री का है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखते हैं। अब देखा आपने कि साइमन कमीशन जो रिकमेंडेशन दी 1930 में आया, ठीक है, और उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे फिर जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुआ लंदन में, उसके बाद जाकर के कमोबेश चीजों को ऐड ऑन करके ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब स्टेटमेंट, ये वर्ड एकदम इक्वल नहीं था, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा था, कि इट इज अ रेप्लिका ऑफ। स्टेटमेंट में जैसे दे दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, 1935, या स्टेटमेंट में दे दिया इट हैज बीन मेजरली बोरोड फ्रॉम यूके कॉन्स्टिट्यूशन या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 1935 है असल में, जो हमारा अभी प्रेजेंट में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें मेजोरिटी प्रोविजन जो है 1935 के हैं। मतलब बेस इसी को बनाया गया था, और उसके बाद जो है अलग अलग सोर्सेस से चीजों को ला ला करके और डॉक्यूमेंट बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, 321 सेक्शन 10 शेड्यूल है। आइए इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है जरा हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, 10 फीचर्स है, अभी आइए देखते हैं। मैंने सब अंडरलाइन भी देखिए कर रखा है, आपको पढ़ाने से के लिए मैं पहले से इस पर मेहनत करके मैंने सारी चीजें की हैं, और अब पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या किया गया था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट। ठीक है, बोला गया कि ऑल इंडिया फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, जो कि कभी हो नहीं पाया था वैसे। ठीक है, जिसमें बोला गया कि पावर जो है सेंटर और जो अलग अलग लोगों के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा, मतलब सेंटर होगा और जो अलग यूनिट बनाए जाएंगे, जैसे कि प्रिंसली यूनिट, प्रिंसली स्टेट होगा या प्रोविंस होगा, तो बोला गया कि एक्ट जो है अलग अलग पावर डिवाइड कर देगा। 3 लिस्ट में बांटा गया था। एक था फेडरल लिस्ट, जो सेंटर के लिए, मतलब फेडरल लिस्ट वो लिस्ट था जिसपे सेंटर कानून बनाएगी, 59 चीजें दी गई। प्रोविंशियल लिस्ट बनाया गया, जिसमें प्रोविंस कानून बनाएगी, 54 आइटम डाला गया। और कंकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों ही बना सकता है। देखो कंकरेंट का मतलब क्या होता है, जिसपे सेंटर भी लॉ बनाता है और जिसपे स्टेट भी लॉ बनाता है, दोनों ही लॉ बना सकता है। और जिसमें टोटल कितने दिए गए, 36 आइटम दे दिए गए प्रेजेंटली अभी। अब चलिए क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि which schedule of the Indian Constitution provides this different list on which government has right to make the laws। ठीक है, अब बताइए को किस शेड्यूल के अंदर दिया गया है। और ऑप्शन ए 5th शेड्यूल, ऑप्शन बी 6th, ऑप्शन सी 7th, ऑप्शन डी 8th शेड्यूल। अब देखते हैं कौन कौन कमेंट करके बताता है, ध्यान से कौन पढ़ रहा था। यहाँ पे 3 इसमें डिवाइड किया गया, और रिसिडरी पावर वो वाइस राय को दे दिया गया था। ठीक है, अब देखो रिसिडरी पावर क्या था, समझ लो तुम, कि जो मेन पावर था वेटो, ठीक है, ये आपको वायसराय के अंदर ही रह गया। मतलब कि अब चाहे तो वो अगर दोनों में मान लेते हैं कन्फ्लिक्ट भी आ जाए, तो भी वायसराय का ही पावर चलेगा वहां पर। ठीक है, फेडरेशन देखो मैंने बताया था आपको कि ये कभी आ नहीं सका था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया था। और डायरकी को एबॉलिश करने की बात की गई प्रोविंस में, तो देखा ही था हमने, साइमन कमीशन ने बोला था कि एबॉलिश करो डायरकी को, और प्रोविंस में खत्म कर दिया गया, और वहां पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ला दिया गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विच आर्टिकल मेंशंस अबाउट रेसिडरी पावर, किस आर्टिकल में रेसिडरी पावर मेंशन किया गया है, जरा देखते हैं आप लोगों को पता है कि नहीं। ठीक, अब आइए आगे बढ़ रहे हैं। देखो पढ़ेंगे तो मतलब आपको अपना एक्टिव होकर के दिमाग खोल करके बैठना है, चीजें सर्च भी करना है, नहीं आता है गूगल करो, गूगल करके कमेंट करो, तुम कोई दिक्कत की बात नहीं है, कम से कम उसी बहाने तुम जान तो जाओगे उस चीज को, है ना। आइए अब आगे देखते हैं। एक्ट ने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंस में लाया। ठीक है, जहां पे गवर्नर जो है उसको जरूरत थी कि वो एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स पे जो है वो काम करे, और जो मिनिस्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल थे टू द
प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ठीक है, हालांकि ये ज्यादा दिन चल नहीं पाया था और आया था 1937 में और डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1939 में। यहाँ पे अब नया पॉइंट याद रखना है कि डायरकी को सेंटर में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, 1919 में डायरकी को लाया गया था प्रोविंस में, लेकिन 1935 के एक्ट में प्रोविंस में खत्म किया और लाया कहाँ पे, सेंटर में डायरकी को अडॉप्ट कर लिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पहले पूछ चुकी है इस पे क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि ये कभी ऑपरेशनल हो नहीं सका था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फेडरल सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था रिजर्व सब्जेक्ट वगैरह में, ट्रांसफर सब्जेक्ट वगैरह में। ठीक है, लेकिन ये प्रोविजन कभी आया ही नहीं, क्योंकि मालूम है कि भाई ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन तो कभी आया ही नहीं, स्टेट ने ज्वाइन ही नहीं किया था। इसीलिए अब आगे उसके बाद क्या किया गया, एक मिनट यार, क्या, हाँ, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया 6 आउट ऑफ 7 प्रोविंसेस में। 7 प्रोविंस है जिसमें से 6 में बाई कैमरलिज्म को ला दिया गया, मतलब दो दो सदन होंगे स्टेट में, प्रोविंस में। जैसे कि अभी आप लोग देखते हैं ना कि स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है और दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, तो उसी तरह से ये दोनों ही हाउस लाया गया आपको प्रोविंस में। लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल में बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूपी एंड इसको बाइकैमरल बना दिया गया था। ठीक है, आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है, ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया गया था। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, वुमेन को भी दिया गया था, लेबर्स को भी दिया गया था। ठीक है, आइए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट क्या है, इसने एबॉलिश किया काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंगली जो है एस्टेब्लिश किया गया था काउंसिल ऑफ इंडिया को। ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया। तभी ना आप लोग देख रहे थे कि काउंसिल एक्ट आ रहा था, 1861 में आया, उसके बाद कब कब आया, 1909 में आया, 1900 आपने देखा 19 में नहीं, 1919 में नहीं आया था। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अरे यार इरेजर का है, दिस वन इज इरेजर। ठीक है, 1892 में आया, 1890। ठीक है, आइए उसके बाद आप लोगों को क्या देखना है कि 10% सीट जो है आपको पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दे दिया गया था। तो अब अगर क्वेश्चन में आ जाएगा, ऐसे स्टेटमेंट दे दे कि बाय द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री गॉट वोटिंग राइट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑल द सिटीजन थोड़ी ना वोटिंग राइट मिल गया सबको, 10% को ही मिला था 1935 के बाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, करेंसी वगैरह क्रेडिट वगैरह इंडिया को कंट्रोल करने के लिए 1934 में, से तो स्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका 1 अप्रैल 1934 आई गेस। और बॉम्बे जो है इसका हेड क्वार्टर था, है ना। चलिए आइए उसके बाद, नहीं नहीं नहीं, इनिशियली कैलकाटा, इनिशियली कैलकाटा था, बाद में ट्रांसफर किया गया था 6-7 सालों के बाद उसको बॉम्बे किया गया था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको फेडरल सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी, मतलब सेंटर में अपॉइंटमेंट सिविल सर्वेंट का कौन करेगा, फेडरल सर्विस कमीशन करेगा, पॉइंट नंबर 9। और प्रोविंस में प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। और अगर मान लेते हैं दो स्टेट है, तो दो स्टेट या दो से ज्यादा प्रोविंस है, सॉरी, वो दोनों मिलकर के अगर कुछ किसी का अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं तो वो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन मिलकर करेगा। ठीक है, और फेडरल कोर्ट की स्थापना भी की गई थी 1937 में। ठीक है, अब आइए हमारा देश आजाद होने की ओर बढ़ रहा है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्लेमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, तो ये याद रखिएगा कि उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, ये क्लेमेंट एटली थे। इन्होंने बोला कि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में जून 30 1948 पे खत्म हो जाएगा और पावर जो है रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड में चला जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग पुरजोर विरोध किया, बोला नहीं 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 भाई, जो है मुस्लिम लीग बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आप इस तरह से ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर 3 जून 1947 को क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये घोषणा कर देती है कि अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी, वो उन एरियाज में अप्लाई नहीं होगा जो एरिया इंडिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और उसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन जो वाइस राय ऑफ इंडिया थे, तो क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन वाज द वाइस राय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट गवर्नर जनरल आप लोग पढ़ते हैं,
बोलते हैं ना। लास्ट वाइस रहा और शायद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ऐसे करके बोलते हैं शायद। ठीक है। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन का प्लान जो है वो दिया, जिसको माउंटबेटन प्लान बोलते हैं, और कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947 में आ जाता है। ठीक है। 15 अगस्त 1947 चूज किया गया था। अब ये डेट चूज क्यों किया गया था, जरा ये किसी को पता है तो बता दीजिए, नहीं पता है तो बता दें कि उस दिन जापान ने जो है ना, उस दिन हार माना था वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, उसी का एनिवर्सरी था, 2 साल पूरे हुए थे। तो इसी की वजह से जहां तक मुझे याद है, जो मैं पढ़ा हूँ, तो मुझे यही याद आ रहा है कि इसी वजह से जो है ये 15 अगस्त 1947 का डे चूज किया था उन्होंने। ठीक ना। और दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बना दिया गया। पार्टीशन जो है बोला गया कि इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा, इंडिया बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, और उनके पास अधिकार है कि वो ब्रिटिश कॉमन वेल्थ से सिसेड कर सकते हैं। सिसेड करने का मतलब होता है कि अलग हो सकते हैं। ठीक है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ कंट्रीज है जहां जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश रूल जो है उन्होंने किया है, वो कॉमनवेल्थ उसको बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि कॉमनवेल्थ हुआ करता था हर जगह पे। उसके बाद पॉइंट 3, वायसराय ऑफ ऑफिस को एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है। और गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था। ठीक है, बाय ब्रिटिश किंग। हमने अभी देखा ही कि पहला गवर्नर जनरल जो है इंडिया का कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब ये बताइए कि पाकिस्तान का कौन था पहला गवर्नर जनरल, आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एम्पावर कर दिया गया, दो डोमिनियन बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेगा अपने अपने नेशन के लिए। और कोई भी एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाया गया है, यहाँ तक कि जो इंडिपेंडेंस एक्ट है उसको भी रिपील कर सकती है, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना फ्रेम करेगी, अडॉप्ट करेगी। ठीक है। उसके बाद आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है दोनों ही डोमिनियन का, मतलब इंडियन डोमिनियन भी और पाकिस्तान डोमिनियन भी जो है, ठीक है, वो लोग लेजिस्लेट कर सकते हैं अपने अपने टेरिटरीज में, जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है, इन्फोर्स कर दिया। देखो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अलग था, और क्या कहते हैं आपका लेजिस्लेटिव असेंबली अलग हुआ ना। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो क्यों बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म के बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, वो लॉ बनाने के लिए, जो नॉर्मली लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अभी चल रहा है, असेंबली जो हाउस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे आप लोग बनाते हैं, तो उस समय दोनों काम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास ही था, तब तक जब तक कि नया संविधान बन के नहीं तैयार हो जाता है। और 15 अगस्त को चुना गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को एबॉलिश कर दिया गया, और उसके सारे फंक्शन को ट्रांसफर कर दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को। ठीक। उसके बाद आइए 8 पॉइंट देखते हैं। इंडियन फ्रीडम दे दिया गया इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को, बोला गया कि भाई आपकी मर्जी है, आप चाहे डोमिनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन करें या पाकिस्तान ज्वाइन करें या इंडिपेंडेंट रहें। ये यूपीएससी का पीओ क्यू। ठीक। उसका 9वां पॉइंट, बोला गया कि गवर्नेंस जो है डोमिनियंस का, दोनों ही डोमिनियन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अकॉर्डिंगली चलेगा, जब तक के कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार ना हो जाए। ठीक। और ब्रिटिश मोनार्क के राइट को डिप्राइव कर लिया गया, वेटो नहीं कर सकते हैं अब बिल वगैरह को। ठीक है। लेकिन राइट जो है रिजर्व था गवर्नर जनरल के लिए। तो गवर्नर जनरल इंडिया का तो माउंटबेटन थे। ठीक। और उनको गवर्नर जनरल के पास पूरा पावर होगा कि वो कोई भी बिल को असेंट कर सकते हैं इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को प्रोविंशियल गवर्नर बना दिया गया, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक। पॉइंट नंबर 12, बोला गया कि जो टाइटल था इंपेरर ऑफ इंडिया का, उसको हटा दिया गया फ्रॉम द रॉयल टाइटल ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। और सिविल सर्विसेज का अपॉइंटमेंट जो है, और रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक। और एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ 14 से 15 अगस्त 1947 द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड एंड पावर वाज ट्रांसफर्ड टू द टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये तो मैं आपको बता ही दिया कि लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन इंडिया के बने, और जवाहरलाल नेहरू को पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इस तरह से हमने जो है कंप्लीट किया ये सेशन। अब लास्ट में 3 क्वेश्चन आपसे चलिए हम पूछते हैं। ये सब सारी चीजें, ये तो नॉर्मल है, किसका क्या क्या पोर्टफोलियो था ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद पहला कैबिनेट में किसको क्या क्या पोर्टफोलियो मिला था ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट डे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, मजा आएगा। अभी देखो थोड़ा सा स्टैटिक है, इसमें थोड़ा सा रटने वाली चीज है, तो मैं आपको बताता चलूंगा जैसे जैसे फॉलो करते चलिए। अभी पढ़िए, और आप इसको रट भी लीजिएगा ना, फिर भी भूल जाइएगा। तो ये एक ऐसा चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1 जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आप जब भी पढ़िए
इसको हमेशा रिवीजन के लिए पता है कब रखिएगा? एग्जामिनेशन से पहले। कोई भी जब एग्जामिनेशन हो उससे पहले हमको याद रखना, क्योंकि इंसान भूलेगा ही भूलेगा इस चैप्टर को, इतने सारे फैक्ट्स हैं। तो अभी आप पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग आपने ले लिया है, वेरी गुड। जब एग्जामिनेशन आएगा उस समय के रिवीजन के लिए रखिए। बाकी जो कंसेप्चुअल चीजें जो हम आपको पढ़ाएंगे पूरा पॉलिटी में, वो आपको समझना है। और अल्टीमेटली तो सारा ही चीज बार बार पढ़ना है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं कि आपके 3 क्वेश्चंस क्या है आज के। यूपीएससी ने तीनों क्वेश्चन पूछा है पहले। आइए हम क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ये तो 2023 में भी पूछा था इस बार क्वेश्चन। बाय विच एक्ट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ठीक है, ABCD। अब तीनों का आंसर सब आप लोगों को करना है। अब देखते हैं कि किसका आंसर भैया क्या था। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। चार्टर एक्ट 1793, 1833, या फिट्स इंडिया एक्ट, या बंगाल डिस्ट्रिक्ट एक्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, नन ऑफ द अबव। चौथा क्वेश्चन में विथ रिगार्ड टू चार्टर एक्ट 1833, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन देखिए और पॉज करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और आप कमेंट करके तीनों का आंसर बताइए। देखते हैं कि कितने लोगों को आता है। कोई बात नहीं, गलत सलत लगाओ, लेकिन आंसर लगाना बहुत जरूरी है। आई टोटली अप्रिशिएट योर एफर्ट। जो लोग यहाँ लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करो कि हम लोग साथ में इंशाल्लाह इस पॉलिटी को कवर करेंगे। और आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट कि आप लोग अभी तक साथ में मेरे लगे हुए हैं और आपने पूरा लेक्चर कंप्लीट किया। ये दर्शाता है कि आप लोग आगे पढ़ना चाहते हैं और आगे लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। तब तक के लिए सावधान रहें।